नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे आयोग व परिषदों का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नीति आयोग से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति कहा गया, अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम पर जाना जा रहा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह रणनीतिक व तकनीकी सलाह देगा। नीति आयोग की संरचना: अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, पूर्णकालिक सदस्य वी.के. पॉल, वी.के. सारस्वत एवं प्रोफेसर रमेश चंद्र, पदेन सदस्य श्री अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री एवं नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री। विशेष आमंत्रित नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत, राव इंद्रजीत सिंह। अधिशासी परिषद यानी कि गवर्निंग काउंसिल के अन्य सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत। पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि के संबंध में यह आयोग सरकार को सलाह देगा। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। योजना आयोग की बात करें तो 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त करने की घोषणा की गई। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। ये ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय है। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। वित्त आयोग: संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। अब तक गठित वित्त आयोग की बात करें तो पहला 1951 में और इसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। 1952 से 1957 तक इसकी अवधि रही। दूसरा 1956 के संथानम 1957 से 62 रहे। तीसरा 1960 ए.के. चंदा। चौथा 1964 डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार। पांचवा 1968 महावीर त्यागी। छठा 1972 पी. ब्रह्मानंद रेड्डी। सातवां 1977 जे.पी. सेलट। आठवां 1982 वाई.पी. चौहान। नौवां 1987 एन.के.पी. साल्वे। 10वां 1992 के.सी. पंत। 11वां 1998 प्रोफेसर ए.एम. खुसरो। 12वां 2003 डॉक्टर सी. रंगराजन। 13वां 2007 डॉक्टर विजय एल. केलकर। 14वां 2013 वाई.बी. रेड्डी। 15वां 2017 एन.के. सिंह। आगे देखिए, एक इम्पॉर्टेंट सूचना है कि जो 16वां वित्त आयोग आएगा जो कि आपका 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, ठीक है,
उसके जो अध्यक्ष बनेंगे वो बनेंगे अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है। अच्छा, ये अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये पहले किस पद पर रह चुके हैं। वित्त आयोग के प्रमुख कार्य। वित्त आयोग के द्वारा संघ व राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किया जाता है। वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। नेक्स्ट है आपका लोक सेवा आयोग। भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग की सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसकी नियुक्ति कौन कर रहा है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को। वर्तमान में इसकी संख्या 10 है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। यदि वह 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो पद से मुक्त हो जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। संघ लोक सेवा का कितना है? 65 वर्ष और राज्य का है 62 वर्ष। इन दोनों में जो भी पहला पूरा होता है उसी के तहत वो अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्हरताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगला है हमारा निर्वाचन आयोग। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक है। अच्छा, 2 तरीके के निकाय होते हैं, आप जैसे संवैधानिक हो गया और आपका सांविधिक हो गया। तो संवैधानिक क्या है? जो किसी भी अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है। सांविधिक क्या है? जो किसी भी कानून के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है। निर्वाचन आयोग का गठन निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होगा। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे। पहले चुनाव आयोग 1 सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य: चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ये सारे निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से निर्वाचन आयोग के कार्य हैं या नहीं हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है? निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है।
मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि में से दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की। केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग पहली बार मई 1982 में किया गया। नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? गोवा। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया। 2009 से आम चुनाव एवं सभी विधानसभा चुनावों के ईवीएम का प्रयोग होने लगा है। ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन की मदद ली जा रही है। वीवीपैट की व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज़ की पर्ची बनती है, जिससे पता चल जाता है कि इसको ही वोट दिया गया है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया जाता है उसका नाम एवं चुनाव चिन्ह छपा होता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट मशीन को 2013 में बनाई। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें। लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी अथवा लोकसभा में 2% सीटें हों, ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हों। तो ये जब चीज़ होगी तब आप राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल कर पाएंगे। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ये हैं दल और ये हैं चुनाव चिन्ह। भारतीय जनता पार्टी कमल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजा, भारतीय कम्युनिस्ट दल हंसिया और बाली, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी, बहुजन समाज पार्टी हाथी, ठीक है, और ये असम को छोड़कर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हसिया हथौड़ा एवं तारा, तृणमूल कांग्रेस पार्टी जोड़ा फूल, नेशनल पीपुल्स पार्टी पुस्तक। अब बात करते हैं प्रमुख क्षेत्रीय दल एवं उनके चुनाव चिन्हों की। तो दल, चुनाव चिन्ह और किस राज्य में वो है। तेलुगु देशम साइकिल चुनाव चिन्ह है आंध्र प्रदेश, समाजवादी पार्टी साइकिल उत्तर प्रदेश, असम गण परिषद हाथी असम में, झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर कमान झारखंड, लोक जन पार्टी बंगला बिहार, तेलंगाना समिति कार तेलंगाना, तेलंगाना राष्ट्र समिति कार तेलंगाना, पैंथर्स पार्टी साइकिल जम्मू कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस हल जम्मू कश्मीर, राष्ट्रीय जनता दल लालटेन बिहार झारखंड, शिवसेना तीर कमान महाराष्ट्र, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक शेर पश्चिम बंगाल, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दो पत्ती तमिलनाडु, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी शेर गोवा, सिक्किम संग्राम परिषद हाथी सिक्किम, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम उगता सूरज तमिलनाडु पुडुचेरी, नागालैंड पीपुल्स काउंसिल मुर्गा नागालैंड, अकाली दल बादल तराजू पंजाब, जनता दल तीर बिहार झारखंड, मुस्लिम लीग सीडी केरल। मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र। निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 के चुनावों में जाली मतदान और कुछ मतदाताओं पर नियंत्रण के लिए मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया। पंजीकृत मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने का आधार मतदाता सूची है। सामान्य रूप से प्रतिवर्ष इस मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है और नवंबर की पहली तारीख पात्रता तिथि मानी जाती है। इस तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले या इससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र होता है
और वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। एक बार सूची में पंजीकृत हो जाने के बाद वह फोटो युक्त पहचान पत्र प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। परिसीमन आयोग। संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन पर वर्ष 2000 ईस्वी तक के लिए रोक लगा दी गई थी। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) की शर्तों में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की जाएगी। परिसीमन आयोग 2002 का गठन 12 जुलाई 2002 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2008 को मंजूरी प्रदान की। नए पीर परिसीमन से लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। नया परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि परिसीमन आयोग में कौन कौन सदस्य होते हैं। परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य हाल की जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभाओं एवं लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना होता है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा एवं संबंधित राज्य विधानसभाओं में रखा जाता है, किंतु लोकसभा एवं राज्य विधानसभाएं परिसीमन आयोग के आदेशों में कोई भी सुधार या संशोधन नहीं कर सकती। परिसीमन आयोग के द्वारा प्रत्येक राज्य के प्रदत्त प्रतिनिधित्व में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, किंतु जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में संबंधित सीटों में परिवर्तन कर दिया जाता है। वैसे राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 के द्वारा परिसीमन नहीं हो सका, तो यह असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं झारखंड। पूर्वोत्तर के चारों राज्यों में स्थानीय विरोध एवं अदालतों के स्थगन आदेश के कारण परिसीमन नहीं हो सका, जबकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण परिसीमन पूरा नहीं हो सका है। तो ये हमको राज्य ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता अनुक्रम इस प्रकार है। सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, अपने राज्यों में भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 का है उप प्रधानमंत्री, फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष का नेता, 7 का है भारत रत्न सम्मान के धारक, राजदूत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, 9 का है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन वरीयता क्रम में एक साथ आते हैं। तो आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए, ठीक है। उसी तरीके से आपके जैसे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद के विपक्ष का नेता, ये एक ही वरीयता क्रम में है, ठीक है। राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य तथा केंद्र में राज्य मंत्री, ये सभी आपके वरीयता अनुक्रम में एक साथ हैं। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है, यह हमें याद रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 9 का की स्थिति प्रदान की है, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा दिया गया है। और यह संशोधन जो किया गया था ये अगस्त 93 में किया गया है। चलिए अब आयोग व परिषदों से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ
संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषदें यानी कि जोनल काउंसिल परामर्शदात्री इकाइयां हैं। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाना था? तो ये 4 थी। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? तो वर्तमान में 6 हैं। चलिए नेक्स्ट है आपकी क्षेत्रीय परिषदें और इनके मुख्यालय। उत्तर क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, मध्य क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद, पूर्वी कोलकाता में, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई में। ठीक है, ये 5 हो गई। इसके अलावा जो छठी की अगर हम बात करें तो वो है आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, और इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो ये शिलोंग में है। शिलोंग कहाँ? मेघालय। ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 263। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान द्वारा। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? तो ये था सरकारीय आयोग। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? 28 मई 1990। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? वीपी सिंह। निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? यह है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग एक है परामर्शदात्री संस्था। योजना आयोग का स्वरूप है परामर्शदात्री संस्था के रूप में। यह एक असंवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? यह है योजना आयोग। कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? योजना आयोग। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर और विधि वहाय निकाय है? ठीक है, तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद सारे। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित कौन क्या हुआ? वित्त आयोग। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है। ये किसका विचार है? अशोक चंदा का। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना हुई 2015। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। 1950 में योजना आयोग का गठन किसके संकल्प द्वारा किया गया? संघीय मंत्रिमंडल। योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। नीति आयोग के विषय में कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये सही नहीं है। इसका अध्यक्ष कौन होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ठीक है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये बाकी ठीक है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता था? कैबिनेट मंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? नीति आयोग। कौन सर्वोच्च मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद सभी सदस्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है कौन? राष्ट्रपति। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संवैधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं? तो यह है आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद, आंचलिक परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद। वित्त आयोग क्या है? पंचवार्षिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? वित्त आयोग। भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो आयकर विभाजन, सहायतार्थ अनुदान, उत्पाद शुल्क का विभाजन है। व्यापार कर का विभाजन नहीं है। राज्यों को वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? वित्त आयोग की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? 4। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि ऐसी नियुक्ति करने पर वर्जना है तो ये थे A.K. चंदा और इन्हें थर्ड फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? K.C. नियोगी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? 2/3 बहुमत से राज्यसभा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? अनुच्छेद 312 के तहत। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं? तो अखिल भारतीय, प्रांतीय और केंद्रीय सारी। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा जो है वो अखिल भारतीय सेवा में नहीं आती। ठीक है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? मार्च 1954। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? हैदराबाद। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया लॉर्ड लिटन द्वारा। अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है संसद। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? राजमन्नार आयोग ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 315। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315 के द्वारा। निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी? तो ये था चीन। और अगर चीन की बात करेंगे तो इस समय जब सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी तो यहाँ पर राजवंश कौन सा था? हान राजवंश। ठीक है। और अगर इसमें भी हम राजवंश में बात करेंगे तो ये सम्राट था गाओजू। इसके समय में सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। नीचे दिए हुए वक्तव्यों पर विचार करना है। एक कथन सही है, कथन है और दूसरा कारण है। तो कथन है संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संगठन है। देखिए ये गलत है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है। तो ए गलत है और आर सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 1926 में। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होंगे उनके होंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, और राज्य के लिए 6 वर्ष या 62 वर्ष। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए हैं सलाहकारी। ठीक है, बाध्यकारी नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। ये ध्यान रखना है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और ये अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को। संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? ये था 41वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ब्रिटेन। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, ऐसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं।
निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ था? 1994 में। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था? 1989 में। कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? निर्वाचन आयोग। विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को। निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, सबके लिए। उपचुनाव कब कराया जाता है? कभी भी। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? समय के पूर्ण होने से पहले ही। जब लोकसभा भंग हो जाती है तब मध्यावधि चुनाव होता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952 में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी? स्वर्ण जयंती। पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? तो ये 18 वर्ष है। इससे पहले कितनी थी? 21 वर्ष। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 1988 में आया था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। चलिए, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आयोग व परिषद है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।